निजाम अली अपनी भावज से मशवरा करके शिवाजी जाधव को पुणे की ओर रवाना करता है। पुणे पहुंचने पर शिवाजी जाधव रघुबा से गुप्त मुलाकात करके उन्हें पेशवाई के सब्ज बाग दिखाकर निजाम के साथ मिल जाने के लिए कहता है। आनंदीबाई भी रघुबा को निजाम के साथ दोस्ती कर लेने की सलाह देती हैं। उधर बेहाल और परेशान गांव वाले महाजी से मिलकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब महाजी गांव वालों को उनके घर बसाने के लिए आर्थिक मदद करते हैं। महाजी इंगले को पेशवा के नाम एक खत देकर चौथ जमा करवाने के लिए पुणे रवाना करते हैं। खुद पुणे न जाकर इंगले के द्वारा चौथ की रकम भेजे जाने को होलकर जी का मशवरा जानकर जमनाबाई और चिमनाबाई महाजी पर नाराज होती हैं। उधर रघुबा अपने प्रमुख सरदारों को भी निजाम से सुलह कर लेने के पक्ष में कर लेते हैं। जब इस बात की खबर पेशवा माधवराव को मिलती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं और इस बात की शिकायत अपनी मां गोपिकाबाई से करते हैं। दूसरी तरफ शिवाजी जाधव राणे खां से मुलाकात कर महाजी को निजाम के साथ मिलाने के लिए अपने दांव पेश शुरू करता है और महाजी को निजाम का खत पेश करता है। ठहरो, महाराज का खाना कौन सा है? जी ये है। ये महाराज का हुक्म है। याद रहे, ये कंकर पत्थर वाला खाना सिर्फ मेहमान के लिए जी। और ये महाराज के लिए। जो आ गया। जाओ। तुम इनको लेकर आओ राणे खान, हम चलते हैं। जी बहुत अच्छा। आपके महाराज महाराज इन बर्तनों में खाना खाते हैं? ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कंकर पत्थर हो? हमारे यहां निजाम साहब तो सोने चांदी और जवाहरात से जड़े बर्तनों में खाना खाते हैं। खुद हमारे घर में भी सोने और चांदी के बर्तन हैं। आपके यहां पूजा की थाली में तांबे का सिक्का डाला जाता है। हमारे यहां तो चांदी का डालते हैं और खास पूजा हो तो सोने का। यहां तो ऐसे ही होता है। ऐसा पहले से ही है या सूबेदारी जाने के बाद हुआ? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। तो अपने महाराज से कहिए कि वे निजाम से मिल जाएं। सूबेदारी मिलने के साथ साथ हवेली की हालत भी सुधर जाएगी। सोने चांदी के बर्तन आ जाएंगे, छत पर भी चांदी लग जाएगी। सही कह रहा हूं? हाँ? अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही उनसे कहकर देख लीजिए। आइए।
महाराज, बैठिए। तो आप निजाम के दूत हैं? जी महाराज। क्या नाम बताया आपने अपना? शिवाजी जाधव। जाधव? निजाम के एक सिपा सालार का नाम भी जाधव है? जी, रामचंद्र जाधव चंद्रसेन जाधव के पुत्र हैं। वो सिपा सालार हैं। ओह, आप उनके कुछ लगते हैं? जी, मैं उनका भतीजा हूं। हमने जो आपको भोजन खिलाया था, कंकर और पत्थर मिलाए थे उसमें। जानते हो क्यों? इसकी वजह है आपके काका रामचंद्र जाधव और उनके पिता चंद्रसेन जाधव। जब भी उनका नाम आता है, मराठों को लगता है कि खाना खाते वक्त उनके मुंह में कंकर आ गए। वो उनके नाम के कंकरों को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो पेशवा को दगा देकर निजाम के हाथों बिक गए थे। और आप जो हमें खरीदने आए हैं, उन्हीं गद्दारों की तीसरी नस्ल है। लेकिन महाराज, गनीमत समझो कि हमने आपको सिर्फ पत्थर खिलाए, मारे नहीं। हमारे एक कमांडर हुआ करते थे, इब्राहिम खान गार्दी। पानीपत में उन्होंने एक को 1000 अशरफिया जो आप ही की तरह उन्हें खरीदने आया था। इनको कबूल फरमाइए और जिस लानत में आप फंसे हुए हैं उसे निकल लीजिए। फिर इसके बाद जितनी दौलत और जो भी मर्तबा आप चाहें आपके कदमों में होगा। किसकी तरफ से लाए हो? शहंशाह अब्दाली और नजीब खान की तरफ से। तो गद्दार है, उस अब्दाली का मुखबिर है जो इस मुल्क को लूटने और कत्ल गारत करने आया है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और तोप से उड़ा दो। मैं तो सिर्फ एक दूत हूं, बस ये खत देने आया था। शिवाजी जाधव, जिस कोयले की खान में तुम गिरे हो, उसमें हमारे साथ साथ हमारे राणे खान को गिराकर हमारे हाथ मुंह काले करने आए हो। हम होलकर महाराज का मालवा ले ले और तुम्हारे निजाम के साथ मिलकर उसके कदमों में पेशवा जी का सर झुका दें। उन पेशवा जी का जिनके दम से मराठों के सर गर्व से ऊंचे हो जाते हैं, जिस पुणे की तरफ पूरा महाराष्ट्र ऐसे देखता है जैसे चढ़ते सूरज को देखते हैं, उस सूरज का सोना लुटवाकर अपने घर में 4 चांदी के बर्तन जमाकर तुम्हारी नजरों में अमीर हो जाए और अपनी नजरों में निजाम के गुलाम। ले आओ। तुम्हारा चांदी का सिक्का उठाओ। पढ़ो इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है, नवाब सलावत जंग आसिफ जा। अब हमारा तांबे का सिक्का उठाओ। पढ़ो इसे। देखो इस पर क्या लिखा है। इस पर हमारा नाम लिखा है, जय खांडोबा सिंधिया सरकार। तुम्हारा खानदान जिन सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीता है, उसमें निजाम का चेहरा नजर आता है और हमारे सिक्कों में हमारा चेहरा नजर आता है। ये हमारी पहचान है, जिसे हम बेचने के लिए तैयार नहीं। जाकर बता दीजिए अपने उस निजाम को।
आपका जवाब मैं हुजूर निजाम साहब तक पहुंचा दूंगा। आपने मेरे पुरखों को गद्दार कहा, दूत हूं इसलिए जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सूबेदार बनना है तो आपको निजाम साहब की तरफ आना होगा। पुणे में इस वक्त 2 पेशवा हैं, एक आपको सूबेदार बना नहीं सकते, दूसरे बनने नहीं देंगे। हम रानोजीत सिंधिया के बेटे हैं और उनकी सूबेदारी तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे को या किसी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे हम, क्योंकि जो बाहर वालों को बुलाता है वो जयचंद और नजीब की तरह अपना घर लुटा देता है। वो अपने नाम के पहले गद्दार और अपने माथे पर गुलाम लिखा बैठता है। राणे खान, जी महाराज। इनके सिक्के इनको वापस कर दो, और वो भी जो इन्होंने पुजारी जी को दिए थे। जी बहुत अच्छा। शिवाजी जाधव, ये सिक्के हम दान में नहीं लेते, जीत के बाद तावान में लेते हैं या फिर लड़ाई के हार जाने के रूप में। फिर कर लिया सर में दर्द, उड़ा ली रात की नींद। कितनी मुश्किल से तो सो पाए थे आप, फिर उठ गए। जमुना, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यहीं बैठूंगा, सो नहीं पाऊंगा। सो पाऊंगी मैं? क्यों इतना क्रोधित हुए? क्यों इतना बुरा भला कहा उसे? बैठे बिठाए निजाम से दुश्मनी मोल ले ली। तो क्या करता? दोस्ती कबूल कर लेता उनकी पेशकश, बन जाता गद्दार जैसे कि जाधव। कहने के और भी कई तरीके थे। क्या कहता? वो लोग मुझे खरीदने आए थे, मुझे बताने आए थे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और मैं उन्हें मुजरा करता, जी हुजूरी करता उसकी और उसके निजाम की। मुझे समझा क्या है इन लोगों ने? पर मैं तो ठीक समझती हूं ना। अब आप अपने को नहीं समझते। कभी कितने शांत थे, कितने ठहरे हुए, मुंह से एक बात ऊंची नहीं निकलती थी, और अब? हाँ, अब मैं वो नहीं रहा जो था, क्योंकि मुझे रहने नहीं दिया गया। क्या है जो मैंने नहीं देखा? एक नहीं दो दो हारें देखी हैं, एक बुरारी घाट में और एक पानीपत में। अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा है, जब्त होते सुनी है अपने कानों से अपने खानदान की इज्जत, खुद को साहूकारों के सामने हाथ फैलाते देखा है। गिराया गया था आपको, पर आज आप खड़े हैं अपने पैरों पर। कहां खड़ा हूं जमुना? क्या खड़ा हूं?
फौज खड़ी की, राजपुताना से चौथ वसूल की। सोचा था कुछ बन जाऊंगा, लेकिन मेरे रास्ते में खड़े हैं सुबेदार रघुनाथ राव। सूबेदारी के दावेदार कोई एक जान को जी, और मेरे खरीदार निजाम और जाधव। मैं क्या हूं मैं बताती हूँ। मां? तू जब पैदा हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था और उग्रहण हो रहा था। ज्योतिषी जी ने बताया तुझ पर राहु की छाया रहेगी, ग्रहण लगते रहेंगे तुझे। तेरे साथी भी वही होंगे जिन्हें ग्रहण लगा है। तू उन्हें ग्रहण से निकालेगा, उसी से तेरा उग्रहण होगा। तू सूरज की तरह चमकेगा और चमकाएगा। लेकिन ये बात आपने पहले कभी नहीं बताई। आज भी नहीं बताती। अगर वो खबर ना आती जो सुबह मिली पर मैंने बताई नहीं। खबर? कैसी खबर मां साहब? रघुनाथ राव निजाम से सुलह कर रहा है और तुमने जो चौथ पेशवा के खजाने में जमा करवाने के लिए भेजी, उसे रघुनाथ राव ने जब्त कर ली। मेरी चौथ जब्त कर ली रघुनाथ राव ने? क्यों? आपको यह खबर कहां से मिली? होलकर महाराज से। उनका दूत आया था। दूत? कहां है वो दूत? इंदौर लौट गया। इंदौर? मुझे इंदौर जाना होगा। यह खबर अधूरी है, इसके पीछे जरूर कुछ छुपा है। मुझे इंदौर जाना होगा मां। बाई सरकार, आनंदी बाई साहब पधार रही हैं। नमस्कार करते बाई सरकार। सौभाग्यवती भव। आओ आनंदी, बैठो। कैसी हो आनंदी? ये क्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं पांव पकड़कर कहती हूँ बाई सरकार, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पुणे से चली जाइए और साथ अपने श्रीमन पेशवा जी को भी लेती जाइए। क्यों, क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं, पर जब से सुना है कलेजा काबू में नहीं। कितना रोका, कितना समझाया, पर नहीं रुका। बस पालकी ली और चली आई। क्या सुना आनंदी? हैदराबाद से जासूस आया था। आपके देवर से कह रहा था निजाम ने कसम खाई है, उदगीर की हार का बदला आपसे और अपने पेशवा जी से लेगा। हमसे क्यों? हमने क्या किया है? लड़ाई की शुरुआत तो उसी ने की थी। ये समय बहस में उलझने का नहीं है बाई सरकार। याद नहीं पानीपत में क्या हुआ था? नहीं आनंदी, नहीं, मत सुनाओ हमें वो सब कुछ, मत याद दिलाओ। हमारे घाव मत खोलो आनंदी। कहां खोल रही हूं? मैं तो अपने घाव दिखा रही हूं। अगर निजाम जीत गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपके देवर आत्महत्या कर लेंगे, मैं सती हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन राघोबा दादा सुलह की बात कर रहे हैं आनंदी। हाँ, पर कहाँ मानेगा वो? क्यों मानेगा? जबकि वो जानता है पानीपत में हमारे सारे सरदार भगवान को प्यारे हो गए। आपने हमारी बात मानी नहीं, पानीपत में उनको नहीं, भाऊ और विश्वासराव को भेज दिया। अब के मेरी बात मानिए और जल्दी से यहां से चली जाइए। यहां आपके देवर हैं, लड़ाई कर लेंगे। नहीं, माधवा नहीं सुनेगा। वो तो सुलह को भी नहीं मानता। नहीं मानेगा क्योंकि वो स्वर्गीय श्रीमंत पेशवा जी का खून है। ये खून बह जाएगा पर झुकेगा नहीं। पर बहने को अब खून रहा कहां? माधवराव है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लेकिन पुणे छोड़कर हम जाएंगे कहाँ आनंदी? जहां आपको और हमारे श्रीमंत पेशवा जी को कोई छू न सके। मेरे क्या भाग्य है आनंदी। भाग्य हम पर छोड़ दीजिए, बस अपने को और हमारे श्रीमंत पेशवा जी को बचा लीजिए। चलूं मैं? जाओ आनंदी, मैं माधवा से बात करती हूँ। भाई सरकार, बात हो गई? कह दिया सब कुछ? कह दिया, घुटने तोड़ दिए, धक धक आदि छाती। दूसरे को तो निजाम खत्म कर देगा। एक बार पुणे छोड़कर चले जाए दोनों, किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। पालतू बिल्ली की तरह तुम उठा के फिरेगा इनके पीछे पीछे, समझी? जी भाई सरकार। दयालु कृपालु प्रजापालक राज राजेश्वर राव श्रीमंत माधवराव पेशवा जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए। श्रीमंत, दरबार या तो हम बुलाते हैं या तो जब आप हमसे कहते हैं, लेकिन आज आपने सीधा बुलवा भेजा। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? हम भी कुछ बातें जानना चाहते हैं। आज जब निजाम की फौजें पुणे तक पहुंच गई हैं और उसके बाहरी इलाकों को आग लगा रही हैं, सारे सेनापति एक होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। आपने कुछ बातें जानने के लिए हमें यहां बुलाया? हाँ, हम जानना चाहते हैं कि निजाम को पीछे ढकेलने के लिए पूरी ताकत से हमला क्यों नहीं किया गया। आई साहब से यह क्यों कहा जा रहा है कि हम और वो पुणे छोड़कर चले जाएं?
क्या आपकी आई सरकार से? कौन कह रहा है? बताइए हमें। श्रीमान, अगर परिवार में कोई किसी से कुछ कहता है तो वो बात दरबार में नहीं उठाई जा सकती। श्रीमंत लड़के सही कह रहे हैं, हमारे मन की बात कही है इन्होंने। श्रीमान, आप और बाई सरकार हमारी आन और शान है। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप और बाई सरकार सुरक्षित रहना चाहिए। जी हाँ श्रीमंत, बाई सरकार और आपको किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नहीं, पुणे छोड़कर नहीं जाएंगे हम। यहीं रहेंगे, लड़ेंगे और जरूरत हुई तो खुद कमान संभालेंगे। यह फैसला श्रीमंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? नाबालिग हैं आप श्रीमंत। वसीयत के मुताबिक पेशवा के अधिकार हमारे पास है। हम सेनापति हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सेनापतियों की सलाह से कर रहे हैं। श्रीमान, हम इसमें शरीक नहीं हैं। बाबूराव नायक ठीक कहते हैं श्रीमंत। और श्रीमंत, मैंने निजाम से सुलह करने का विरोध किया है। यही हम जानना चाहते हैं, सुलह की बातें क्यों की जा रही है? शर्तें हमें क्यों नहीं बताई जा रही? पुणे आने पर भी मल्हारराव होळकर को लश्कर में क्यों नहीं शामिल किया गया? महादजी सिंधिया ने जो चोट भेजी थी उसे खजाने में जमा क्यों नहीं किया गया? जब्त क्यों किया गया? श्रीमंत ने एक बार फिर महादजी की बात उठाई। श्रीमंत सुनिए, निजाम की ताकत पिछले 2 सालों में बढ़ी है। आपके पिता और हमारे भाऊ स्वर्गीय पेशवा जी की नीतियों के कारण हमारी ताकत घटी है। जीत जब संभव नहीं होती तब सर्वनाश से बचने का रास्ता सिर्फ सुलह और संधि है। सुलह की शर्तें तब मालूम होती हैं जब जीतने वाला तैयार होता है। होलकर पर आपको विश्वास होगा, हमारे सेनापतियों को नहीं। और महादजी, उन पर तो मुकदमा चलाना है। बिना अधिकारों के उन्होंने चौथ वसूल की है। महादजी सिंधिया पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसने अधिकार न होते हुए भी अपने बलबूते पर चौथ वसूल की, और जिसने अधिकार होते हुए भी अदीना बेग से पंजाब की चौथ वसूल नहीं की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा लश्कर होते हुए भी निजाम को आने और हमें पुणे से भाग जाने के लिए कह रहे हैं। हम उसकी तरफ देखें जिसके हाथ में हमारा झंडा है और जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। कर लीजिए सुलह, बचा लीजिए अपने को और हमें। लेकिन हम देख रहे हैं दक्खन में कुछ तारे डूब रहे हैं तो उत्तर में एक तारा निकल रहा है और आप उसे निकलने देना नहीं चाहते, पर वह जरूर निकलेगा, ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। नमस्कार। नमस्कार, विराजिए। आप बैठिए। आपने कुछ खाया नहीं? भूख नहीं है अभी,
फिर खा लूंगा। दोष मेरा ही है, मैंने ही वो खबर उज्जैन भिजवाई। मेरी चौथ पुणे में जब्त कर ली गई। यह खबर आपने भिजवाई थी, पर मां साहब ने मुझे बताया। होलकर महाराज ने मुझे खबर भेजी, मैंने आपको भेज दी। होलकर महाराज पुणे पहुंच गए हैं, पर रघुनाथ राव ने न उन्हें पेशवा जी से मिलने दिया, न दस्ते को लश्कर में शामिल किया। इंग्लैंड जी चौथ जमा करने गए थे, तो उन्हें खजांची ने मना कर दिया और मोहरों के बक्से जब्त कर दिए। पेशवा जी को पता है, पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। पुणे में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। वो भजन बहुत अच्छे थे जो आपने भेजे। मुझे बहला रही हैं आप। भजन, पूजन, मंदिरों की परिक्रमा, ये सब बहलाना नहीं तो और क्या है। तभी तो जब परेशान हो जाती हूँ, घंटों पूजा में बैठी रहती हूँ, छत पर चली जाती हूँ और इंदौर को देखती रहती हूँ। लेकिन आपके लिए ऐसा क्या है? आपने कभी बताया नहीं। अभी समय नहीं आया। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ था। मैं चंद्र ग्रहण में पैदा हुई थी। मेरी मां ने बहुत कोशिश की ग्रहण की घड़ी टालने की, दाई को पास आने नहीं दिया, फिर भी मैं पैदा हो गई। किस्मत ने धरती पर पटक दिया। भाई सरकार, पंडित जी को बिच्छू ने काट लिया है। छोटी सरकार ने उन पर छोड़ दिया था। बिच्छू? किस लिए? आते हैं। जी अच्छा। अहिल्याबाई ये बताऊंगी, आपका दुख हल्का हो जाएगा। आप कुछ खा लीजिए, हम आते हैं। मौसी हरकुबाई आपको याद कर रही थी, उनसे मिलके जाइएगा। जी। भाई सरकार, सेनापति सिंधिया महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम बाई सरकार। आशीर्वाद दो। रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन उम्र में पता नहीं छोटी हूँ या बराबर की। इसलिए अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद ना दूं तो काम चलेगा? जरूर चलेगा बाई सरकार, जरूर चलेगा। ये जो शब्द आशीर्वाद है ना, इसमें 5 अक्षर होते हैं, और आपका तो एक एक अक्षर एक एक लाख का होता है। दक्षिण में जो आशीर्वाद कहा जाता है उसमें 6 अक्षर होते हैं, और पंडित जी जो मुझे पढ़ाते थे वो मात्राओं को अलग अलग गिनते थे। इस तरह कई अक्षर हो जाते थे। जब जरूरत हो तो अक्षरों को और मात्राओं को इकट्ठा करके मुझसे आशीर्वाद जरूर ले लेना। आपके आशीर्वाद में तो बहुत से अक्षर हैं, पर जिसे भाग्य कहते हैं उसमें 2.5 अक्षर होते हैं, और मेरे भाग्य के सारे अक्षर टूटे हुए हैं। जब कुछ टूट जाता है, टूटने के दर्द का पता चल जाता है। मैं मथुरा गई थी, वहां पे एक कहावत सुनी, जाकी फटी ना कभी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो पीर जानता है
वो बलवान बन जाता है। आपने काका साहब को भी इसी तरह मोहित किया अपने कवित्व से। आदमी को हर हाल में हंसते रहना चाहिए। पीड़ा पर, दुर्भाग्य पर। जो हंसना सीख जाता है वो कविता करने लगता है। सही कहती हैं आप। तुम भी कविता करते हो ना? अच्छे भजन लिखते हो। तुम्हारा एक भजन सुना, बहुत अच्छा लगा। बस यूं ही कभी कभी बहला लेता हूं अपने आप को। यूं कहो कि भाग्य बदल रहे हो, भजन लिखकर और भजन गाकर। जी भाई सरकार, जब भी उदास होऊंगा लगता है आप ही के पास आना पड़ेगा। जरूर आना। अरे डर गया भाई। अरे ये अहिल्याबाई का बेटा है। अहिल्याबाई का बेटा? लेकिन ये तो पंडितों को, अहिल्याबाई तो इतनी धार्मिक है। दिन रात पूजा करती है वो। ब्राह्मणों को दोनों हाथों से दान देती है। धन इतना कि माता पिता और होलकर जी महाराज की संपत्ति मिलाकर कुबेर जितना। कुबेर कन्या कहते हैं तभी। लेकिन उनका बेटा ऐसा क्यों करता है? स्वर्गीय पेशवा जी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? रघुबा दादा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों खड़ा हुआ जानकू जी? और क्यों जब्त हुई तुम्हारी चौथ? आप ठीक कहती हैं बाई सरकार, आप ठीक कहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? एक सवाल है जिसका जवाब या तो है या नहीं है। एक अंधे की लाठी है जो जिस पर एक बार गिरती है बस गिरती रहती है। सेनापति महाराज, अहिल्याबाई सरकार ने आपको बुलाया है, भोजन तैयार है। अच्छा, हम आते हैं। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, फिर दर्शन कर सकता हूं? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब जी चाहे आ जाया करो, अच्छा लगता है। प्रणाम बाई सरकार। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलक निहूं परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरत ससी जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिया सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कुछ मन सकुचानी। भाई सरकार, पुणे से महाराज का जासूस आया है, कोई संदेश है।